सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक सोच से कर देते हैं। वो सोच क्या थी कि मैं ज़ाहिर है जब आप पढ़ते हैं, जब आप दुनिया को देखते हैं, आपकी एक उम्र होती है, एक तजर्बा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लर्निंग जो है। और ये ज़ाहिर है वो जो बात है ना कि आप हमेशा सीखते रहते हैं, हर इंसान हमेशा सीखता रहता है। कब्र में जाने तक आप सीखते हैं, आपके अंदर वो बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। तो जो चीज़ मैंने सीखी एक वो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि भाई ज़िंदगी में पैसा जो है वो सबसे अहम है। अच्छा, और पैसा ही अहम है ना, बस उन मतलब नोट बस किसी भी तरीके से मैं हासिल कर लूँ, नोट हासिल करूँ, यहाँ से कुछ भी कर लूँ उसके लिए, लेकिन पैसा 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 मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ है। मेरा जो पर्सनली जो मानना है कि वो यही वो ये है कि पैसा सबसे अहम चीज़ नहीं। सीरियस बात कर रहा हूँ ना शिवा, ये सीरियस बात के बीच में आप अचानक से कूद जाते हैं। सुबह सुबह आप सीरियस क्या बात, सीरियस बात है, छेड़छाड़। चलो अच्छा नहीं, क्योंकि अहम वो होता है, इसी की वजह से सारे मसाइल होते हैं ना, पैसे के तो माल सब को भाई हर आदमी चाहता है बस नोट 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 नोट, बस किसी भी तरीके से। लेकिन ये बात याद रखिए कि पैसा जिंदगी में सबसे अहम चीज़ नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अहम हैं। सोना चांदी, दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये चीज़ें भी तो इकट्ठी करे ना इंसान। सिर्फ नोट 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 इस चक्कर में आप पड़े रहते हैं। नोट तो इन्फ्लेशन होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये मेरा एनालिसिस है जो मैं पेश करना चाह रहा था। मैं क्या कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं कहाँ किस तरफ जाने लगी थी ये मुझे नहीं पता था ये क्या कहने लगे, लेकिन मुझे शक ऐसा ही था 70% कि ये किसी और माली चीज पे आएंगे। आप खुद सोचे ना भाई, पैसा थोड़ी इतना इम्पोर्टेंट है। वो तो पैसे से ही चीजें खरीदेंगे आप हम। पैसों से चीजें खरीद लें, हाँ, सिर्फ नोट ना रखें। अच्छा। वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। आप प्रॉपर्टी बना लें, हाँ, सोना खरीद लें, ये कह रहा हूँ मैं। समझे बात को? बिल्कुल। ये है। डॉलर कितने का है आज? डॉलर भाई देखे एवरेज मैंने तो रेट लगा लिया डॉलर का 300। हाँ, 300 का मल्टीप्लाई करना भी आसान रहता है, डिवाइड करना आसान। डॉलर और वैसे पेट्रोल साथ साथ करीब करीब ही बस चलते रहते हैं। 10 रुपए कम हुआ है अभी पेट्रोल। वो तो डॉलर भी कम हुआ था ना। हाँ, बढ़ गया था फिर कम हुआ था। किसी ने कहा था, किसी ने एक मीम बनाई हुई थी। अब हम लोग भी तो हमारे जबरदस्त इमेजिनेशन है ना। बिल्कुल। उसने कहा कि भाई खान साहब को एक दफा पकड़ लिया है तो डॉलर बढ़ा और फिर गिर गया, जब छोड़ा तो 2 दफा और पकड़ के छोड़ दें तो डॉलर 250-220 तक आ जाएगा। तो इस किस्म की बात जो है वो तो मान ही नहीं रहा ना खान साहब। जब वो जाते हैं पकड़ने के लिए वो इधर उधर हो जाते हैं। तो ठीक है यार, ये डॉलर के लिए देखें कितनी अहम चीज़ है डॉलर। वैसे अब डॉलर की भी बुरी हालत हुई है अमेरिका के अंदर। जो इस वक्त हाल है कि आपको हमने खबर भी दी थी कि अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने की बिल्कुल इट्स ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट जो कहते हैं ना, वो मामला है। और वो इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो ये महंगाई वाले मामलात और जो डिफ़ॉल्ट वाले मामलात हैं वो कंट्रोल में आए। उनका एक बस क्या बोलूँ, वो एक सेनेटर की मैं उनकी तकरीर सुन रहा था तो वो क्या कहते हैं, भाई हम हुकूमत है, हम तो नोट छाप सकते हैं। अरे भाई, नोट छापना आपकी इकोनॉमी के लिए कितना नुकसानदेह होता है ये आपको अंदाजा ही नहीं। उसको नहीं पता। वो ऐसे ही बस उसने एक वो लूज बॉल खेल दी। हाँ बिल्कुल। खैर बहरहाल समझ गई आप। तो पैसा अहम नहीं है, सामान खरीद लें। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम आपको लेकर चलते हैं 60 सेकेंड्स की तरफ और दिखाते हैं आपको कि दुनिया भर से क्या खबरें आज हमारे पास आई हैं, इकट्ठी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाक ईरान बॉर्डर पर रदेक पशीन के मुकाम पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, सदर आरिफ अलवी। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वफ्द टीवी कैमरों की मौजूदगी में ज़मान पार्क की तलाशी लेगा। ज़मान पार्क में 40 दहशतगर्द हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर। पंजाब हुकूमत 40 दहशतगर्दों के नाम क्यों नहीं बता रही? 30 से 40 लोगों को अपने साथ लाकर मुझ पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इमरान खान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरदमशुमारी के नताइज कबूल न करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब के नाम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी। बशारुल असद अरब लीग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। G7 रुकन ममालिक की रूस की हीरो की तिजारत को निशाना बनाने की तैयारियां।
और 2030 तक फालिज से सालाना आलमी अमवात 50 लाख तक पहुंच सकती हैं। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और अब आपको बताते हैं कि भाई बाकी जो दुनिया है उसके अंदर क्या हो रहा है। और बाकी दुनिया में सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। और कल हम वहाब रियाज साहब से जो बातें कर रहे थे खेलों के हवाले से, अब हॉकी की भी हमने उसमें बात की थी। और अब ज़रा जो 2 खबरें मैं आपको देने लगा हूँ वो आप सुनिएगा और उसके बाद आप देख लें। सर धुनिए कोई कोना ढूंढे जहाँ पे जाके अपना सर मारें कि ये क्या मामला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। और अजीब एक, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ के, आप सुनिए और ख़ुद आप सोचिए कि ये हो क्या रहा है। एक दौर था ऐसा कि जब पाकिस्तान जो है वो हॉकी के मैदान में उसका डंका बजता था, आलमी सतह के टूर्नामेंट जीती थी पाकिस्तान की टीम और पूरी कौम के लिए एक बड़ा फ़ख्र होता था कि पाकिस्तान और वर्ल्ड चैम्पियन हम रहे थे। अच्छा आज भी अगर हम वैसे बात करें, जो ऑन पेपर बात करें तो पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी है। लेकिन वो जो हुकूमती सतह है उस पर नज़रअंदाज होने की वजह से ये खेल जवाल पजीर हुआ है। और इतना जवाल पजीर हुआ है कि हमारी टीम आज कहीं नज़र नहीं आती। और हुकूमत की गफलत का आलम मैं आपको बताऊं कि हॉकी टीम के जो हेड कोच हैं, हॉकी टीम के हेड कोच, उनका नाम है जी सेक्फ्रिड एक्मैन। वो 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, 1 साल से। और उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उनका बेसिकली जो उनका ताल्लुक़ है वो नीदरलैंड से है। और उनका कहना ये है कि मेरे साथ बहुत सारे वादे किए गए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब देखिए, शर्मिंदगी की बात है। ये 1 साल से आप उस शख्स तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो अपने सफ़ीरों को पाकिस्तान से बाहर, अपने इस सफ़ीरों को तनख्वाहें देने, वो भी था ना सिलसिला जी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आदी हैं इस चीज़ के। अच्छा, अब ज़राए जो हैं वो क्या बताते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इन दोनों इदारों में कुछ तनाज़ा है और उस तनाज़े की वजह से हेड कोच को 1 साल से तनख्वाह अदा नहीं की गई। अब वो उस बच्चे की, तो बच्चे की क्या मतलब, वो जो बच्चों की ट्रेनिंग करने के लिए आया है बेचारा नीदरलैंड से, साल भर से वो आपने उसको रखा हुआ है, उसको 1 साल की आपने तनख्वाह नहीं ली, आखिर वो मरता क्या ना करता? अल्लाह, उसको तो जाना ही पड़ेगा। वो कितने दिन तक वो बर्दाश्त करता? अच्छा, एक तो चलो ये खबर आ गई जो कि हमने कवर की कि जी ये हेड कोच पाकिस्तानी जो एक्चुअल जो हमारी हॉकी टीम है उसकी। अब एक और ख़बर भी है, पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है उनके असिस्टेंट कोच साहब जो हैं वो भी चले गए। वो बाहर के थे, वो इंग्लैंड चले गए हैं कोचिंग छोड़ के। अच्छा। और उन्होंने क्या कहा, बेसिकली अदनान जाकिर इनका नाम है, और उन्होंने कहा कि जी कोचिंग का तरीका सिलेक्शन के जो मामलात हैं, मतलब कोचिंग और तरीका सिलेक्शन के मामलात, उसके अंदर इख्तलाफात हो रहे थे और इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी मौजूदा जो सेटअप है उसमें काम करना बहुत मुश्किल है, मैं समझौता नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही आपने काम करना है, बेसिकली जो उनका बयान है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे ही काम करना है तो फिर हॉकी के मामलात कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। आई क्विट एंड आई एम गोइंग। और वो चले गए जी इंग्लैंड। अच्छा, और एक बात और जो उनके बारे में, जो ये बंदा कहता है कि जी मैं रजाकाराना तौर पर इंग्लैंड से यहाँ पर आया था। ये जो शख्स अभी जी अदनान जाकिर जी जो कि जूनियर हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच थे, वो कह रहे हैं मैं रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान हॉकी के लिए इंग्लैंड से आया था, अपनी जेब से मैंने टिकट लिया, अपनी जेब से सब खर्चे करके मैं पाकिस्तान आया। और उससे पहले भी तनाज़ा हुआ था, मैं जा रहा था छोड़कर, फिर इन्होंने मुझे वादे करके एयरपोर्ट से बुला लिया और उसके बाद भी मामलात सही नहीं हुए हैं और अब ये हाल हो गया है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो ये 2 लोग ऐसे हैं कि मतलब अगर आप अपने लिए काम करने वालों को और अपने पास आने वालों को, कि वो जो लोग होते हैं खैरखा कि चलो भाई आकर देख लिया जाए ज़रा मुल्क में हो क्या रहा है, हम इस चीज़ को सही कर लें, हॉकी के साथ एक छोड़ के सब कुछ वाबस्तगी होती है, तो वो उनके साथ हम ये सलूक कर रहे हैं। देखें, अब देखें, आप कोई ढूंढे कोना जिसमें आप जाके सर मारें। मैं क्यों मारूं? अच्छा चलो ठीक है, सही। अगली खबर इधर तो, वरना मार के सर ही मारने पड़ेंगे। बार इतनी चीजें हैं जिस पे सर मारे आप। अच्छा, एनीवे अब आपको जरा कराची की तरफ लेके चलते हैं। और कराची के जो चिड़ियाघर में गुज़िश्ता माह मरने वाली हथनी थी नूरजहान, उसकी मौत पर बहुत से अंदाजे गढ़े गए और अब जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नूरजहां की जो मौत है वो ब्लड, जिसको कहते हैं पैरासाइट, ब्लड पैरासाइट एक ज़ाहिर बीमारी है, उससे वाक़ई हुई। और ये बीमारी एक ख़ास किस्म की मक्खी के काटने से होती है। अच्छा। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि नूरजहान मरने से पहले
हेमोटोमा और दीगर अमराज का भी शिकार थी। नूरजहां का पोस्टमार्टम जो है वो 4 पॉज की टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील की निगरानी में खुद हुआ था और इसके जो आज़ा हैं वो लाहौर लेबॉर्ट्री में भेजे गए थे। और नूरजहां की जो मौत है उसके मौत के वक्त उम्र 17 बरस थी और अभी तो इसने और बड़ा जीना था। वैसे ये तो खैर अब ये तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने जब जिसकी मौत लिखी है वो है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी गफलत उसके अंदर है, शामिल है। बिल्कुल हमारी गफलत शामिल है, हमने कोई ख्याल जैसे हॉकी की मौत हुई है हमारे मुल्क में, तो ऐसे ही जानवरों का भी हम हाल करते हैं, शामिल है जी। अच्छा, इसकी मौत के बाद चिड़ियाघर के तमाम जानवरों का जायजा लिया गया। ये चलो अच्छा है, कुछ हमने थोड़ा सा इससे सीखा ताकि उनमें कोई जरासीम मौजूद हो, कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो तो वो वक्त पर उसका पता लगाया जा सके। तो ये एक चीज़ है जो खबर के आखिर में मैंने आपको बताई, जो कि कदरे बेहतर है। हाँ चलो जायज़ा ले लिया। अच्छा, जायज़ा ले लिया, चलो शुक्र है पाकिस्तान ने, उसका मैं बता दूं। चंद दिन पहले ये कुछ इत्तलात ऐसी थी जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि कसूर के पास एक घड़ियाल है। अच्छा, घड़ियाल क्या होता है? घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ियाल वो वाला नहीं, घड़ियाल हाँ, वो फिर कौन सा? ये एक जानवर होता है घड़ियाल। कसूर के पास एक घड़ियाल जो है वो माहीगीरों के जाल में फंस गया था और ये घड़ियाल जो है मगरमच्छ की एक किस्म होता है जी। लेकिन ये घड़ियाल खतरनाक नहीं होता है, ये मछलियां खा के अपना गुजारा करता है, बेजरर जानवर होता है, इसकी खुराक मछलियां होती है। जी जी, पक्की बात है जी, ये बताया हमें यही गया है। हो सकता है इसको अभी तक मिली ही मछलियां, न्यूज़ में भी यही है। नहीं हो सकता है उसका ताल्लुक वास्ता ही अभी तक सिर्फ मछलियों से पड़ा हो, इंसान के साथ उसका वो राब्ता हुआ ही ना हो। चलो कोशिश करके देख लीजिएगा भाई। लेकिन फिर भी बिल्कुल एलिगेटर की तरह ही है, क्रोकोडाइल की तरह ही है, उसकी शक्ल जो है ना वो बिल्कुल वैसी है। मुंह भी उसका उतना ही बड़ा जी जी जी, उसी तरीके से। तो बस फिर अपने बच्चों का जरूर खास ख्याल रखें। ये मेरी आपसे विनती है। पकड़ लिया उन्होंने। सोशल मीडिया पर खबरें फैलने के बाद जो WWF पाकिस्तान की टीम थी वो वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि भाई ये वाकई घड़ियाल है और उसके साथ एक नौअमर घड़ियाल की मौजूदगी का भी पता चला था, जिसके बाद फिर WWF पाकिस्तान ने उसकी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम लेने शुरू कर दिए हैं और ये घड़ियाल 30 साल के बाद पाकिस्तान में ये जानवर देखा गया है। 30 साल तक इसका कोई नाम निशान अता पता कुछ भी नहीं था। 1985 में इस नस्ल के घड़ियाल को नारा कैनाल में देखा गया था और अंदाज़ा ये है कि जो अभी हालिया जो सैलाब आए हैं ये अच्छा, उसके बाद भारत ने दरियाए ब्यास में जब पानी छोड़ा था तो ये घड़ियाल भी दरियाए सतलज के रास्ते पाकिस्तान पहुँचा है। अब ये आ गए हैं तो ज़ाहिर है तो अभी मेहमान नवाजी करें जरा प्रॉपर तरीके से। और ज़ाहिर है वो जो WWF ले गए, ये मुझे इस चीज़ की ज़रा खुशी है, वरना अगर वहाँ पर मकामी किसी के हाथ ये लग जाता। लग रहा है ये है घड़ियाल बड़ा ही डिफरेंट है, लेकिन खैर चलो अब तो WWF ले गया उसको, अब वो उसका ख्याल वगैरह रखेंगे, उसको जो भी करना है उसके साथ वो करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर थी जी। मैं आपको बताती हूँ कुछ एक और इंटरेस्टिंग खबर। मलका बरतानिया जी एलिज़ाबेथ दोइम, उनकी तदफीन की बिल्कुल जो रसूमात हैं 19 सितंबर 2022 को अदा की गई थी और इन रसूमात में मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और मशहूर शख्सियात की शिरकत हुई। इसके अलावा दुनिया भर में लाखों अफराद ने TV और मोबाइल स्क्रीन पर इस तकरीब को देखा। अब 8 माह बाद बरतानवी महकमा ख़जाना ने बताया है कि इन रसूमात पर 162 मिलियन पाउंड खर्च हुए थे। ओह माय गॉड, अच्छा। अभी इसको आप जरा कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपए में कितने हो गए, तब तक मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ अपना कन्वर्ट करें ताकि वो आज का रेट पता चले। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम जो है वो 57 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। ऐसे ही बैठ जाए बंदा। 57 अरब रुपए का उनका सारा फ्यूनरल और वो सारी जो रस्म है वो की गई। 21 अरब दे देते हमें क्या हो जाता। चलो खैर, हाँ तो अच्छा, अब ये 57 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए उनकी तदफीन के वो सारे तकरीब, और फिर उसके बाद कोरोनेशन पे भी तो खर्च हुए होंगे। कोरोनेशन का तो अभी आएगा, वो अभी 8 महीने के बाद देंगे। बिल्कुल वो भी आएगा, खजाना वज़ारत खजाना। ये रकम आई कहाँ से थी? अच्छा, ये रकम जो है वो मुख्तलिफ महकमों ने मिलकर अदा की है, जिनमें महकमा सकाफत, दिफा, ट्रांसपोर्ट, खारजा और होम ऑफिस शामिल हैं। अच्छा। और इनके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्श हुकूमतें हैं, उन्होंने भी अपने अखराजात में हिस्सा डाला अपना। और ताहम ये सारी रकूम जो है वो अवाम के टैक्स से अदा की और क्या उन्होंने कोई जेबों से देनी थी। अवाम भाई ठीक है, अब आपकी मलका थी तो उनका इंतकाल हुआ है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा बनता है ना। ये तो होता है हमारे यहाँ पे। आप देखें एक जनाजा होता है तो जो घर वाले होते हैं उनका कितना खर्चा होता है। बड़ा हमारे यहाँ पे ये एक अजीब मामला है। जनाजों पे आप जाएं, वहाँ मैंने अक्सर देखा है कि वो जो घर वाले होते हैं वो इस फिक्र में होते हैं, मतलब एक तो ज़ाहिर गम है उनको, लेकिन उनको ये फिक्र क्या होती है, भाई खाने का इंतजाम करना है, सब लोग आएंगे। अच्छा, मैंने एक रिवायत देखी और वो मैंने पाकिस्तान में ही देखी है और इसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगी यहाँ पे कि यहाँ पर जब मतलब मैंने वो जो चीज़ देखी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये अक्सर घरों में, ख़ानदानों में होता है कि किसी घर में कोई फौतगी हो गई है तो जो मोहल्लेदार हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है
कभी दूर के रिश्तेदार बाद में आएंगे, आसपास रहने वाले पहले पहुंच जाते हैं, तो वो खाना भिजवाना, वो इवन जाके कैश पकड़ा आते हैं हाथ में कि जमीन वगैरह का इंतजाम है, कुछ है, तो ये तो मैंने खैर इधर देखा है कि फौरन से पहले वो हजरात आते हैं और खवातीन आती हैं, वो घरों से अपना खाना पका के, क्योंकि वो ये भी है कि भाई उस घर में जो लोग होते हैं, जो इमीडिएट लोग जो होते हैं, उनके लिए वो खाना ले आते हैं, लेकिन जिसके घर पे इंतकाल हुआ होता है, वो जो सारे लोगों ने जो जनाजे में और सबने आना होता है, उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा एक अजीब सा मामला है। नहीं, मैं तो उसी की बात कर रही हूँ कि मैंने तो जो देखा है वो यही देखा है कि आस पड़ोस वाले लोग ये पूरा घर पे आए हुए लोगों के लिए जो दुआ कर रहे हैं, जो ख़त्म वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बैठे हुए जो हैं वो खाने का इंतजाम करा देते हैं या वो कैश पकड़ा देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से, अभी पता नहीं आपके पास कैश हो ना हो। और ये हमारे आसपास तो ज़रूर ये होती है रिवायत, अच्छी बात है, और ये होनी चाहिए बिल्कुल। तो खबरें होगी मेरे ख्याल में जी, और एक और खबर रहती है, वो क्विकली मैं बता दूं कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर एक हैरत अंगेज वाकया हुआ है, और वो ये हुआ है कि जिसकी तस्वीरें टिकटॉकर वगैरह उनकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड उन्होंने कर दी हैं। इस वीडियो को जहां 13 लाख बार देखा जा चुका है, वहीं सार्फिन शदीद तनकीद भी कर रहे हैं इस पर। वाकया कुछ यूँ हुआ कि एक टिकटॉकर सफ़र के लिए एयरपोर्ट पहुंची, तो उसने ये देखा कि एक खातून मुसाफिर को अमले ने सामान का वजन करने वाला स्केल जो है उस पर खड़ा किया हुआ है। अच्छा, और एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि फ्लाइट से पहले सामान का वजन तो होता है, लेकिन मुसाफिरों का वजन कभी नहीं किया जाता, और ना ही ये कभी देखने में आया है। बाद में एयरलाइन ने वजाहत की कि चूंकि जहाज बहुत छोटा था, इसलिए हर मुसाफिर का वजन मालूम करना हमारे लिए जरूरी था। मुसाफिरों का वजन फ्लाइट की सेफ्टी के लिए किया गया, और वीडियो अपलोड होते ही एयरलाइन को हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दिया। और फिर बाद सार्फिन ने टिकटॉकर को भी सुनवा दी कि भाई इस तस्वीर, मतलब एक शख्स की आप तस्वीर जो है वो प्राइवेसी का हक तलफी आपने कर दी, तो खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन इन्होंने लोगों को भी, बंदों को भी जो है वो वजन करना शुरू कर दिया उनका, क्योंकि जहाज हम जाएंगे तो हमें क्या करेंगे, वजन तो रखो भाई, स्केल में से आवाज आएगी भाई वजन तो रखो, वजन तो रखो। हाँ, वजन हमारा, हम तो भाई नॉर्मल से लोग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज खुशकिस्मती हमारी ये है कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये कराची में होते हैं, सिंध में होते हैं, लेकिन आए हुए थे इस्लामाबाद, तो इन्होंने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से कुछ, और इनसे हम ज़रा कुछ इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करेंगे और कुछ जो कराची के मामलात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, हम नाजरीन को भी बताना चाह रहे हैं कि आपका असली नाम तो ये नहीं है जो अभी है, तो आपका असली नाम क्या है? देखें, बाज़ नाम ऐसे होते हैं जो फैमिली और बिजनेस नेम मिलकर बन जाते हैं, तो अब तो कई सालों हो गए, तो अब कामरान टिसोरी के ही नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। अच्छा, लेकिन पहले टिसोरी नहीं था, कामरान टिसोरी नहीं था, वो क्या था? ये हमारा बिज़नेस नेम है, और मेरा वैसे नाम मोहम्मद कामरान ख़ान, और क्योंकि 20 साल हो गए, 25 साल, तो लोगों ने अब ज़ाहिर है जो जिस नाम से ख़ास तौर पे कराची में जो लोग रहते हैं तो वो बिज़नेस नामों से ही पहचाने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकोला वाले हैं, जी बिल्कुल, इब्राहिम भाई पाकोला, इसी तरह सिराज कासम तेली साहब, तो हाँ, तेल का बिज़नेस था, बंदूक वाला, बिल्कुल, तो वो नाम बिज़नेस के हिसाब से कराची में ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन कामरान खान जो है आपका नाम है, उसकी वजह से आपको कोई मसाइल तो पेश नहीं आए? हाँ, पहले होते थे बहुत, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो कामरान भाई हैं दुनिया न्यूज़ पे अब हैं, पहले जियो पे थे, तो कई दफ़ा उनकी कॉल्स मेरे पास और मेरी उनके पास चली जाया करती थी, तो चले अब अच्छा फ़र्क हो गया। बल्कि एक और चीज़ भी, क्योंकि आपका जिक्र हुआ, आप के साहबजादों का भी मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो वो छोटे साहबजादे आपके जो जिनकी वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, नए वाले जो है, वो क्या उम्र हो गई है अब? 4 महीने के हैं शायद। अच्छा, ओके, उनकी जुल्करनैन, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे जो हैं जैद, वो तो अब यूट्यूबर बन गए। अच्छा, जैद तो यूट्यूबर है, उनकी तो बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह चल रहे हैं, व्यूज आते हैं उनके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी मुझे वो दिखाते रहते हैं, बाबा देखें इस पे मेरे 4.5 लाख व्यूज़ हैं, इस पे 6 लाख हैं। वाह। और अब तो स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं। ओ वाह। तो काफ़ी खुश भी हैं कि चलें उनकी इनकम भी शुरू हो गई है। 12 साल की एज में आपको कमाऊ पूत जो कहते हैं ना, कमाऊ बेटा मिल गया है। तो चल रहा है सिलसिला। तो आप भी जब छोटे थे इतनी एज में, तो आप भी बिजनेस माइंडेड थे, मनी मैटर्स आप समझते थे? मैंने 14 साल की एज में जो है बिज़नेस शुरू किया था। अच्छा। और स्टॉक एक्सचेंज में मैंने
पहले उस ज़माने में फॉर्म भरते थे तो वो स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुल जाता था। बिल्कुल। तो अभी मैं उसको बता रहा था बल्कि पिछले वीक के मैंने 14 साल की उम्र में बिज़नेस शुरू किया था, तो उसने कहा बाबा देखें मैंने 2 साल पहले आपसे शुरू कर दिया। तो मुकाबला है, अब देखते हैं कि क्या। मुकाबले में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो सपूत है आपका वो आगे निकल जाएगा आपसे। अच्छा, आपका एक जो ख़ास क्वालिटी जो मैंने महसूस की वो ये कि आप मीडिया में रहने का फ़न जानते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप करते रहते हैं जिससे आप मीडिया में रहते हैं। ये क्या सिलसिला, ये फ़न आपने कैसे सीख ली? मीडिया में रहने का नहीं, मैं लोगों के काम करने का फ़न जो है ना वो चाहता हूँ कि सभी हासिल करें। और मैं ये कहता रहा हूँ और आज भी आपके चैनल की तवज्जो से कहूँगा कि अगर गवर्नर हाउस के दरवाज़े आम आवाम के लिए खुल सकते हैं तो जो साहिब हैसियत, साहिब सरवत लोग हैं और साहिब इख्तियार हैं वो अपने दिलों और अपने ऐवानों के दरवाज़े खोलें लोगों के लिए। जब आप अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वो मीडिया है जो अच्छी चीज़ ज़रूर दिखाता है। हम हमेशा मीडिया पे तनकीद करते हैं, लेकिन आप देखें हमारे पास ना हमारी पार्टी के पास कोई बजट था, ना मार्केटिंग का कोई बजट है, और जो कितना भी मीडिया पर मैं आया हूँ वो मीडिया ने जो फैक्ट्स थे वही दिखाए। और मैं समझता हूँ जो भी शख्स अच्छा काम करेगा मीडिया उसको दिखाता है। तो कोशिश करें सारे लोग इस फ़न को अपनाएं और कामों की रेस में आगे निकलें। तो नजर आते रहेंगे मीडिया पे। अच्छा, मीडिया इसलिए भी दिखाता है कि आपके ऐलानात बड़े मुनफरिद होते हैं। अब उन ऐलानात पे भी हम करेंगे ज़रा बात, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आप वो जो हम बात कर रहे थे ना, इनिशिएटिव जो आपके इनिशिएटिव और ऐलानात, आजकल एक ताज़ा ऐलान हुआ है घंटी का ऐलान। ये क्या है? देखिए, घंटी हमने लगाई और ये अलामती घंटी का तसव्वुर था जहन में कि एक तो गवर्नर हाउस के दरवाजे पर जब ये घंटी लगी है तो गवर्नर हाउस के अंदर के जो मकीन हैं, जिसको हम सिक्योरिटी इदारे कहते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, तो उनको भी अब पता है कि बाहर दरवाजे पे कोई आके खड़ा होगा तो बेल बजाने आए, तो उसको वो मना नहीं करेंगे। दूसरा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को जब सारी चीज़ों का इल्म होगा तो इसको आप ऐसे तसव्वुर करेंगे, एक शख्स जाता है अपनी FIR कटवाने, FIR नहीं कटती, वो क्या कहेगा, अगर नहीं काटोगे तो मैं घंटी बजाने जा रहा हूँ। सही। और अभी तक जो हमने 4-5 दिन से ये मैं ख़ुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, रात को 12 से लेके सुबह 8 तक कभी 25 लोग, 16 लोग, 18 लोग और 40 लोग आते हैं। अच्छा। और वो काम लेकर आते हैं। जैसे अभी एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक मालिक मकान ने जो घर में किराएदार था वो क्वेटा में नौकरी करता है। सही। और वो जब वापस आया है रात को भाग के वहाँ से, क्योंकि उसकी बीवी ने ये कहा कि 3 बच्चियाँ उसकी छोटी, और उसकी बीवी को उसने घर से निकाल के इधर लॉक कर दिया। अब आप बचाएं, रात के 2 बजे उसकी बीवी और बच्चे रोड पे खड़े हैं, तो वो फिर वहाँ से थाने गया, थाने वालों ने FIR नहीं काटी। अच्छा। तो 4 बजे वो हमारे पास घंटी बजाने पहुँचा हुआ था, और फिर हमने उस केस को फॉलोअप किया, उसकी FIR कटी, फिर उसके रिश्तेदार भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बहरहाल हमने उसको वापस उसके घर में बिठवाया और उस केस को फिर फॉलोअप कर रहे हैं कि भाई इसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये 12 से 8 का जो कॉन्सेप्ट था वो था ही ये कि उस वक्त वकील नहीं मिलते आपको, उस वक्त कोई अप्रोच नहीं होती, लोग सो रहे होते हैं, फ़ोन बंद होता है। तो एक उम्मीद की किरण है लोगों के लिए और ख़तरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो ज्यादती कर रहे हैं। सही है, सही है। लेकिन ये घंटी बड़ी इफेक्टिव है। मैं भी आके कराची के आपके घर के बाहर ये घंटी बजाऊंगी। मेरा भी ये काम कराची में अटका हुआ है। अच्छा, रहनी जरूर आइए, जो भी घंटी बजाता है उसको हम रिलीफ जरूर दिलवाते हैं। बस ठीक है, रिलीफ आप दिलवाइएगा शिफा यूसुफ। एक और मामला है जिस पर कराची वालों को रिलीफ थोड़ा सा चाहिए, उसके ऊपर भी हम जरा नजरसानी कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज हमारे साथ मौजूद हैं, और बुनियादी तौर पर जो मामला है वो ये है कि कराची में गैस की बंदिश शुरू हो गई है, और ये बंदिश है रोजाना दोपहर 2 बजे कराची के लिए गैस बंद हो जाती है। तो हमारे नुमाइंदे शिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि भाई ये मामला है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम शिराज, बताइएगा कराची में जो गैस की बंदिश है उसकी सूरत हाल क्या है, क्या वजह बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और सूई सदरन हुकाम के मुताबिक फॉल्ट की वजह से शहर के बेशतर इलाकों को गैस की सप्लाई मुतासिर हो गई और दोपहर 2 बजे से जबकि घरों में खाना पकाने का टाइम होता है, ऐसे में स्कूलों से बच्चे जो है वो वापस आ रहे होते हैं, उनके लिए खाना तैयार करना होता है और ऐसे टाइम पर गैस जो है शहर कायद में गायब हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जबकि होटल और रेस्टोरेंट्स का जो चक्कर है वो लगाने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से सूई सदरन हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि गैस फील्ड में फ़नी खराबी की वजह से गैस की जो फराहमी है वो मुतासिर हुई, जिसकी वजह से पूरे शहर को सप्लाई करने वाली गैस के प्रेशर में कमी आ गई और ऐसे में बेशतर इलाकों को गैस की जो फराहमी है मुअत्तल हुई। ताहम ये बताया गया कि फौरी तौर पर टीमों ने काम करना है वो शुरू कर दिया था। शाम 6 बजे तमाम तर सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश करने का जो ऐलान है वो किया गया था, लेकिन टाइम जो है इसमें बतदरीज बढ़ता चला गया और रात तक शहरियों को गैस के हुसूल में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ CNG सेक्टर को भी जो गैस की फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जबकि सनती इलाकों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल होने से पैदावारी अमल भी मुतासिर हो गया। गुज़िश्ता रोज़ जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मुकम्मल करने थे, उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मुकम्मल करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ मुतबादिल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस हवाले से तमाम तर स्टेक होल्डर्स की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि SSDC की जानिब से भारी भरकम बिल जो है वो वसूल किए जाते हैं, गैस की प्राइसेस मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सिस्टम की बेहतरी के हवाले से कोई इकदाम होते हुए दिखाई नहीं देते और एकदम इस तरह के फॉल्ट्स की वजह से शहरियों को, सनतकारों को और दीगर स्टेक होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने कराची की अपडेट दी हमें गैस के हवाले से। ये यहाँ पर नाजरीन को हम बताते चलें कि ये सिर्फ कराची का मामला नहीं है, शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि गर्मियों में हमारे यहाँ गैस जो है वो नहीं आ रही, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो ये एक अब सीरियस मसला है, चूँकि ये गर्मियों में आ रहा है तो इस पे तो गर्मियों में अगर ये हाल है तो फिर सर्दियों में क्या हाल होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर तो हमारे वज़रा ने ये बात कह ही दी थी कि गैस जो है वो रिलायबल अब सोर्स हमारे लिए नहीं रहा है, अब हमने उसका ऑल्टरनेट तलाश करना है। तो गैस की जो है वो लोड शेडिंग गर्मियों में हो रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी। कामरान साहब आपकी तरफ में आऊँगा। एक तो ये कि खैर ये मसला हमने सुन लिया, जो भी है वो चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं और फॉल्ट्स आते रहते हैं, कराची के साथ तो ये अक्सर मामला होता ही रहता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अब ये मसला तो आया है दिन में, अच्छा आपने जो वक्त रखा है घंटी बजाने का वो रखा है रात का वक्त, तो ये रात के वक्त को सिलेक्ट करने की क्या वजह थी? रात में इसलिए है, अभी तो खैर मुझे कल किसी ने कहा दिन में भी लोग आ गए। अच्छा देखिए, कराची या सिंध में लोगों का जो कनेक्टिविटी है ना, उन लोगों से जो साहिब इख्तियार हैं वो है ही नहीं। आप देखें कोई भी बंदा जिस पोजीशन पे है वो अननोन नंबर नहीं उठाता। हाँ, ऐसे जिसका नंबर सेव है बस वो उठाएगा। जब उसके दफ्तर जाए तो वो कहते हैं साहब मीटिंग में है, या फिर बड़े ऐवान है तो उसमें तो उस रोड पे नहीं गुजर सकता, अंदर जाना तो महाल है। तो अब आप देखें कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे यहाँ इफ्तार डिनर किया, 50,000 से ज़ायद लोगों ने ईद मिलन पार्टी में शिरकत। ये सारे लोग गवर्नर हाउस के अंदर आए। तो अब ये बात तो तय है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे पर जो आ जाए उसका मतलब ये है कि वो गवर्नर हाउस के अंदर आ गया है। सही। तो ये एक बहुत बड़ी कराची और इंटीरियर के लोगों के लिए बात है कि उनकी एक्सेस गवर्नर हाउस के अंदर है। सही है। अब किसी के काम हो जाएंगे, किसी के नहीं भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी ये उम्मीद कि हमने उसकी बात सुनी, उसको फॉलोअप किया। हाँ। और आगे लोगों के छोटे छोटे से काम हैं। देखें कोई प्लाजा खरीदने नहीं आ रहा, ना प्लाजा बेचने आ रहा है। वो कह रहा है मेरी FIR नहीं कट रही, मेरे घर पे कब्जा हो गया है, मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, या मुझे कोई धमका रहा है या डरा रहा है, या मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, या मेरे और छोटे छोटे से मसाइल हैं। इन्हीं को हल हम कर दें तो लोगों को कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। 3 लाख लोगों में से भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे बंगला खरीद के दे दें, और ना ही 5 दिनों में जो लोग आए हैं उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जी मुझे 50 लाख दे दें। मतलब लोगों की डिमांड क्या है? पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, या हमारी FIR नहीं कट रही, या फलां ने हमारी चीज़ पे कब्जा कर लिया। ये 4 काम है, बेसिक चीज़ें। यस। और उनमें ही सुनवाई नहीं है, इसलिए कि FIR इसलिए नहीं कटती, हालांकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन SHO ये समझता है कि अगर मेरे इलाके में FIR कट गई तो शायद मेरी प्रमोशन नहीं होगी और मेरे इलाके में क्राइम रेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इसलिए वो FIR नहीं काटता। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसको हमने इस नीयत और दिल के साथ कि लोगों को जो उम्मीद है वो रहे,
और लोगों को सुना जाए। अच्छा, अब इस पर एक और भी ज़ाहिर है लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, घंटी लगा दिया आपने, एक एक्सेसिबिलिटी हो गई, लोग आ रहे हैं अपने मसाइल आपके सामने बयान कर रहे हैं, उनका हल निकल रहा है लोगों के मसाइल का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है ना कि आजकल हम जिस दौर में जिंदा रह रहे हैं, मतलब वो तो ठीक है बादशाहत वाला दौर था, जहांगीर बादशाह के वो घंटी लगी हुई थी, घंटा लगा हुआ था इंसाफ का। लेकिन अब डिजिटल दौर है, अब आपके पास जैसे पिछली हुकूमत में वो वज़ीर आज़म साहब ने पोर्टल बनाया था एक, अब उस पोर्टल पे आपने कंप्लेन कर दी, फिर उसका फॉलोअप भी होता रहता है, लोग उसको देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा लोगों की होती है, रीच भी बड़ी होती है, घंटी के लिए फिजिकली आना पड़ेगा लोगों को वहाँ पर। तो हम डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, और क्या ये घंटी वाकई इतनी इफेक्टिव साबित हो जाएगी? लोगों ने कहा है, लेकिन आप ये समझें कि एक शख्स अगर आपको ईमेल करता है आज के दौर में या व्हाट्सअप कर देता है, तो आपकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं है, उसने कर दिया, उसको रिप्लाई कहाँ से आएगा? हाँ। लेकिन अगर ये घंटी बजाने वो पहुंचा हुआ है और वो बार बार बजा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाला भी रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर एक लाइबिलिटी है कि जी आपने घंटी लगाई है तो हमें मिलवाएं, हमारा काम है, अब काम करो। हाँ। ये तो हमने एक वो मजबूत ताल्लुक बना दिया, वरना ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल कॉन्टैक्ट जो है, ये टेलीफोन, वो तो एक फिर रिप्लाई ना करने का बहाना है कि जी आपका मैसेज आया हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन ये तो फिजिकली जब बंदा पहुंच गया है और वो आप घंटी या घंटा बजा रहा है, तो आप समझिए वो फिजिकली खड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो जब तक उसकी सुनी नहीं जाएगी वापस ही नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो व्हाट्सएप या उसका काम नहीं, वाकई हर जगह पे एक एक घंटा लगना चाहिए। सही, घंटा लगना हर जगह वैसे वाकई। लेकिन जो आप काम बता रहे हैं कि भाई घंटा लगाया है, घंटी लगाई है और वो काम कराने हैं लोगों के, वो काम रोब और दबदबे के बगैर तो हमारे मुल्क में हो नहीं सकता। जब तक वो लाठी ना हो किसी के पास या वो टैका ना हो, तो अगले भी दफ्तर वाले या हुकाम जो है वो बैठ के उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, टरखा देते हैं, लारा लगा देते हैं। तो आपके जो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, घंटी लगाना, अफ्तारियां, वो मेहंदी और ये सब चीजें, ये तो एक बड़ा नरम दिली का एक पहलू दिखाते हैं आपके बारे में। तो आपने फिर काम कैसे कराने, वो रोब और दबदबा कहाँ से आएगा काम कराने वाला? रोब दबदबा देखना है तो मेरी पिछली तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई हुई हैं, उसमें मूछे देख के ही जो है ना आधे लोगों के पैर हिल जाते हैं। हाँ। और ये जो गवर्नर है ना सिंध का, ये वाकई दबदबे वाला आदमी है, तो इस पर आप ना जाएं कि वो बहुत नरम दिल का है। अच्छा। उसकी मूछों से अंदाजा लगा लें कि वो कितना सख्त आदमी होगा। मूछों से ही अंदाजा लगा लें गवर्नर साहब काम कितने करा रहे हैं आजकल। गुड। अच्छा, लेकिन जो चूंकि आपने रमजान की भी बात की, तो वो जो रमजान के अंदर आपका एक सिलसिला चल रहा था, अफ्तार के लिए लोग आ रहे थे और गवर्नर हाउस में बड़ा एहतमाम हो रहा था, और लड़कियों के लिए मेहंदी और चांद रात पर ये सारे सिलसिले थे। लड़कों ने फरमाइशें करना शुरू कर दी थी कि भाई चांद रात पे हमारे लिए शेव वगैरह का भी इंतजाम करवा दे, जिंदगी बन जाएगी सर। तो इसका जो है वो सारा रिस्पांस कैसा रहा था? देखें, हमारे 3 प्रोग्राम थे जिससे अल्लाह ताला ने बड़ी वज़ाराई दी। एक तो 3 लाख से ज़ायद लोगों ने इफ्तार डिनर किया, और उसके बाद 10,000 से ज़्यादा हमारी माओं बहनों ने, बेटियों ने मेहंदी और चूड़ियाँ पहनी, और सुबह 7 बजे तक ये सब चलता रहा। और उसके बाद जो ईद मिलन थी उसमें 50,000 के करीब लोगों का हमने डिनर रखा था। और फिर उसी दिन हमने कराची की जो तीनों जेल हैं, 2 बड़ी जेलें हैं जिसमें 6-6 हज़ार लोग हैं और 2,500 औरतों की जेल है, उसमें भी हमने डिनर भिजवाया, और सैलानी ट्रस्ट में भी हमने उस दिन खाना भिजवाया, बाकी भी जगहों पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बिल्कुल ऐसा ही। हम यकीन करें कि कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई बड़े इसमें लोग इन्वॉल्व नहीं थे, अल्लाह ताला खुद ब खुद करता चला गया और लोग खुशी खुशी गए। वरना आप देखें कि सारा ही सोशल मीडिया में मौजूद होता था और सभी पार्टियों का था, सभी ने भेजा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आया वो ये कहता वही गया कि यार किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप यकीन करें, मेरे डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछिएगा, कभी कभी ये मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर 11 देखें बज गई हैं। अच्छा। अभी 5 देखें बज गई, तो कहीं हम रात को खाना भिजवा देते। तो ये सब अल्लाह की तरफ से एक बरकत थी। बिल्कुल। और हमने कोई सियासी बुनियाद पे नहीं किया, ना कोई कारोबारी मकसद था, सिर्फ खिदमत का जज्बा था। और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह इज़्ज़त रखिएगा, क्योंकि खिला तो आप ही सकते हैं, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम खिला रहे। और कभी ये सोचे भी इंसान तो उसी दिन फिर कमी पड़ जाता है कि अल्लाह कहता है देखो ये खिलाने वाला सिर्फ मैं हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये सब कराया, लोग खुश थे। गवर्नर हाउस भी अंदर से देखा, कायद का ऑफिस भी देखा जो प्रिजर्व है 1947 से अब तक।
उसको भी हमने, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें मुझे ये ज़्यादा खुशी थी कि हमने इस रमज़ान से पहले तमाम ही यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स और NGOs उनको हमने बाकायदा इनविटेशन लेटर इशू किया था कि आप अपने अपने स्टूडेंट्स को फैकल्टी के साथ लेकर आइए। तो हमारे पास रोज़ाना कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज़, 3 कॉलेजेस और स्कूल्स होते थे, और फिर मैं उनके साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनवाता था, कायद का ऑफिस देखते थे, उनको रिसीव करता था। तो 40,000 से अबव स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के, उन्होंने भी गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर करके कायद का ऑफिस देखा। तो ये जो सारी जो खर्चा था, जिसमें आपने कहा भाई अल्लाह ताला की तरफ से तो बरकत हो ही जाती है इसके अंदर, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसमें कितनी बरकत डाली थी? क्या ये सारी फाइनेंसिंग जो थी ये उनकी तरफ से थी या गवर्नर हाउस का फंड जो, हाँ मतलब ये फंड्स इसके लिए सारे ये कहाँ से आए थे? नहीं, इसमें 1 रुपया भी न सिंध गवर्नमेंट का है न किसी NGO का है, ये खुद बजाते खुद मैंने किया। और इसमें मैंने एक आध जगह पे बताया कि मेरी मिसेज़ ने जो प्लॉट मैंने उनको आज से 10 साल पहले लेके दिया था, वो उन्होंने कहा कि मैं इसको सेल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सारे पैसे आप जो हैं वो लोगों को उनकी जो इफ्तार, डिनर और सहरी इन सब में लगा दें। सही है। अच्छा, अब ये देखिए ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि क्योंकि ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में लोगों का मानना यही होता है कि या कोई गवर्नमेंट की जगह पर कोई चीज़ हो रही होती है तो यानी कि गवर्नमेंट के फंड से हो रही होगी, सब लोगों का मानना यही था और हमारा भी मानना यही था कि भाई गवर्नमेंट ने ये सारा सिलसिला करवाया होगा। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव बात है बिल्कुल कि आपका इनिशिएटिव ये था, और खासतौर पर आपकी बेगम साहिबा के लिए बड़ा सलूट है, सलाम है जी। अच्छा, अब चूंकि बेगम की बात हो रही है तो पकोड़ों की रेसिपी तो जरा बताएं गवर्नर साहब। देखिए, असल में इस पे लोगों ने तनकीद की, चूड़ियों पे, मेहंदी पे बड़ी तनकीद होती है, लेकिन हर चीज़ का एक मैसेज होता है। देखिए, लोग खाने की कमी बहुत सौ को नहीं भी थी और हर जगह ही दस्तरखान भी लगते, लेकिन मैं जो पकोड़े में जो चम्मच चला रहा था, ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए कि देखें आपका जो गवर्नर है वो आपके लिए पकोड़े बना रहा है, तो उसको आपकी आमद का कितना इंतजार है। यानी ये ऐसे नहीं था कि बस बैठो और खिला दिया। तो अगर बंदा खुद बना रहा है तो फिर आप देखें जो अवाम आई है उसके साथ कितना एक रिश्ता कायम करा कि मैं उनके लिए पकोड़े भी बना रहा हूँ। तो ये मैसेज होता है। अब लोग नादान हैं, उस पर बातें करते रहते हैं कि जी गवर्नर को पकोड़े बना रहा है, कभी मेहंदियाँ लगवा रहा है, और ये भी आप सबको भी पता है कि देखें आईनी सरबरा ज़रूर है गवर्नर, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर तो नहीं है उसके पास। वो एक वेलफेयर का ही काम कर सकता है जो उसकी पावर्स है, और वेलफेयर के कामों में अगर वो लोगों को बुला के ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, एक उम्मीद दे रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एक ब्रिज भी बनूंगा अगर आपके काम नहीं हो रहे। कराची में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं है, स्ट्रीट क्राइम है, तो अगर उसमें गवर्नर ब्रिज बन सकता है सिंध गवर्नमेंट के साथ, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए खड़ा होता है उन आवाम के दरमियान, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा और क्या काम है कि आप जाके बनिस्बत उसके कि गोल्फ खेले और रात को नेशनल डेज में जाएं और एलीट क्लास के अंदर गवर्नर जाता रहे, जो पहले होता रहा है। लेकिन अगर उससे हट के मैं आवाम में गया, मच्छर कॉलोनी गया, लियारी गया और लियाकताबाद गया, औरंगी कोई जगह हमने शहरी में नहीं छोड़ी। मतलब एक दिन में 3-3 शहरियाँ, 2-2 शहरियाँ हमने की 30 दिन तक, और रोड पर बैठकर। तो आप ये देखें कि ये तो लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी है ना। अब इस पर तनकीद करना, या चले इन महंगाई के दौर में अगर कोई माँ बहन बेटी ने आकर मेहंदी लगवा ली दोनों हाथों पर और चूड़ियाँ पहन ली, तो इसमें क्या बुराई थी। मतलब आप इस शहर में लोगों में मोहब्बत बांट रहे हैं ना। 80,000 चूड़ियों के सेट हमने हैदराबाद से मंगवाए। 10,000 से ज़्यादा मेहंदी के कोन आए। मतलब लोगों को, अच्छा फिर ऐसा भी नहीं है कि जी जैसे पहले सुनते थे कि जी चूड़ियों के कंटेनर मंगवा लिए हैं और इसमें अरबों रुपए का घपला हो गया, या मेहंदी खरीद ली करोड़ों रुपए की, ऐसे ही होता रहा है। भाई ये तो 1 रुपया भी ना गवर्नर हाउस का है ना सिंध गवर्नमेंट का है। तो अगर किसी को रिलीफ मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो क्या एतराज है आपको। ये हमारे यहाँ पे पता है मसला क्या है, वो लोग हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते रहते हैं, और अच्छा खुद काम उन्होंने कुछ करना नहीं है। तनकीद बराए तनकीद इसको आप कह लें, ये वो लोग होते हैं हमारे यहाँ पे कि अच्छा अगर यही चीज़ अमेरिका में हो रही होती, अमेरिका में व्हाइट हाउस में जी जॉर्ज बुश ने या क्या जो बाइडेन ने कोई कर दिया मुस्लिम्स के लिए, चलो कर दिया तो उस पर कोई तनकीद नहीं होती। हमारे यहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी तो उस पर हमारी कौम जो है वो तनकीद करने में माशाल्लाह माहिर है। लेकिन चले, ये तो खैर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात हो गई जो आपने काम किया। अब आने वाले दिनों में आप क्या नए प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं? एक
ताकतवर पाकिस्तान के नाम से हमारे फ़रूक अमीन साहब हैं यूनिटी फूड वाले, वो और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर रखा है ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम का। इसमें हम 1 लाख राशन के बैग तो अभी कोरियर सर्विस के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और 20,000 राशन के बैग हम 10,000 बलूचिस्तान और 10,000 खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी के हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि वो लोगों में तकसीम करें। और ये इज़हार यकजहती है कि हमें इस बात का यकीन है कि अगर आर्मी के सुपुर्द किया जाएगा तो वो सही जगहों पे पहुंचेगा। तो ये कराची में भी इसी तरह जो लोग बेरोज़गार हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं, उनको हम कार्ड देंगे और वो इस ऐप में भी एप्लीकेशन में आके सबमिट वो कर सकते हैं अपनी एंट्री। मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे काम जिसमें लोगों की भलाई हो। इसी तरह 50,000 लोगों को लड़के लड़कियों को गवर्नर हाउस के अंदर हम IT की मुफ्त कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और ये वो कोर्स है जो अगर वो मार्केट से करने जाएंगे तो 3 से 5 लाख रुपए का है। अच्छा। लेकिन अभी गवर्नर हाउस में होगा, मुफ्त होगा, और ये जब कोर्स कंप्लीट कर लेगा लड़का या लड़की, तो अगर उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन हो तो वो 1500 से $2,500 महीना कमा सकता है। अच्छा, आपने और भी बहुत सारे ऐलानात किए थे कि जी मुझे पुलिस दे दें तो मैं सही कर दूंगा, बाकी बहुत सारे ज़ाहिर है चूँकि कराची तो यूँ कहिए कि वो मसाइल का एक गढ़ है, तो वो सारे मसाइल हल करने के लिए क्या आपकी और सिंध गवर्नमेंट के साथ रब्ता है, किस तरीके से वो करेंगे? देखें, करना तो पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ऑफर्स की जा रही है, और फिर एक टाइम आएगा कि अवाम ही सवाल उठाएंगे कि जब सूबे का गवर्नर ये कह रहा है कि मैं ठीक कर सकता हूँ तो फिर क्यों नहीं आप उनके हवाले कर देते। नहीं, लेकिन वो क्या आपने स्टडी किया हुआ है, कैसे आप जैसे पुलिस के मामलात, पानी के मामलात कैसे सही करवाएंगे, उसका कोई रोड मैप है? देखिए, मैंने जब पुलिस की बात की थी ना, तो मैं इस बात को बिलीव भी करता हूँ और ये आजमाई हुई भी बातें हैं कि जो कराची के थाने हैं ना, वो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जब थाने बिकते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी सूबे में या किसी भी शहर में, तो वहाँ स्ट्रीट क्राइम तो होगा। अच्छे लोगों को सेलेक्ट करके SHOs लगाएं और उनसे परफॉर्मेंस लें, उनसे पैसे ना मांगें, तो कैसे हो सकता है कि वो इलाके में स्ट्रीट क्राइम होने दें? आजमा के देख लें। इसी तरह मैंने वाटर बोर्ड की बात की, पानी बिकता है और करोड़ों रुपए का बिकता है, हाइड्रेंट लगे हैं, इनलीगल हाइड्रेंट्स भी हैं। पानी अगर पूरा ना हो तो फिर प्यास से लोग रोडों पे निकल आए ना, इसका मतलब पानी पूरा होता है तो ही लोग आराम से हैं। अभी तो पानी वाहिद चीज़ है जो ना हो तो पूरा शहर खड़ा हो जाए, लेकिन वो सब पानी लोग ख़रीद रहे हैं, वो ख़रीदा हुआ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन लाइनमैनों को जो उन एरियाज़ में हैं उनको भी पाबंद किया जाए और हाइड्रेंट्स बंद कर दिए जाएं और इनलीगल कनेक्शंस बंद कर दिए जाएं जहाँ से पानी बिकता है, मैं कहता हूँ हर घर की पानी की टंकी जो है फुल होगी। बिल्कुल ठीक है जी सर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कामरान टेसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर सिंध, उनसे बात हो रही है। कामरान साहब, अब पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि मुर्तज़ा वहाब का नाम जो है वो कराची के गवर्नर के तौर पर उन्होंने फाइनल कर दिया है, लेकिन क्या कराची के जो मेयर हैं उसके तौर पर फाइनल कर दिया है उन्होंने, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर कराची में आएगा या कुछ और हो सकता है? देखें, अभी तो पीपल्स पार्टी के नंबर ज़्यादा हैं और मैं समझता हूँ अगर वो मुर्तज़ा वहाब को बनाएं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ने अच्छा काम किया है और कराची का बेटा है, अच्छे काम करेगा तो लोग और भी खुश होंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। और अब जरा कराची से हम वफाक में आते हैं, आप भी वफाक में आए हुए हैं, आपको गरमाइश जिसको कहते हैं ना, हिद्दत महसूस हो रही होगी यहाँ पर जो भी इस वक्त माहौल चल रहा है। एक तरफ अदालतें हैं, केसेस हैं, इदारे आपस में एक तरह से गुत्थम गुत्था हैं, पार्टीज़ आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, कोई किसी पे एतबार नहीं कर रहा, सबको दूसरे पे शक हो रहा है। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? और इमरान खान साहब का फ्यूचर आप बेसिकली क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो सारा मामला है इस वक्त वो मेन यूँ कह लीजिए कि इस वक्त मरकज़ निगाहें हर एक की। देखिए, जिस हद तक इमरान खान साहब आगे चले गए हैं
तो मेरा मशवरा है कि उन्हें कुछ दिन अब आराम करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और उनको आराम करने के लिए मशवरा दे या आराम के लिए भेज दे, वो ख़ुद ही एक कदम आगे बढ़ें। शाह महमूद कुरैशी एक अच्छा नाम है, उनको पार्टी उनके हैंडओवर करें, और इससे पहले कि पार्टी टूट के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान बटे, तो वो सब पीटीआई में ही रहें और शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पीटीआई चले, क्योंकि जो इमरान खान साहब कर चुके हैं और जिस हद तक कर चुके हैं, अब उनके लिए भी पीछे आना मुश्किल है और इस मुल्क का अब उनको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ पिछले हफ्ते हुआ है उसकी नवीद पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती, और जितने कदम वो आगे चले गए हैं वहाँ से उनकी वापसी भी नहीं हो सकती। तो उनको चाहिए जहाँ तक वो पहुँच गए बस वहीं तक खुदा हाफिज़ कहें और पार्टी अपने उन सीनियर लोगों के हवाले करें ताकि वो पार्टी को चला सकें, क्योंकि एक सियासी पार्टी है, उसमें सभी के 23-23 साल लगे हुए हैं, जो उनके लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के कारकुनान अगर परेशान हों, जेलों में हों और उनके हाथ से ऐसा काम हो गया है जहाँ उनकी भी वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान का नुकसान हो, उसकी इमलाक या रियासत का नुकसान हो, तो उसका मैसेज दुनिया में गलत जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे जी, कि इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में क्या चीज़ महसूस की, देखें इमरान खान साहब ख़ुद ही आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। जब वो कहते हैं कि सिर्फ वन मैन और आर्मी चीफ़ का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए, तो फिर वो सियासतदानों से बात करें। आप देखिए उनके हर बयान में ये होता है कि ये सब चोर है, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। तो फिर वो किससे बात कर रहे हैं? इसका मतलब वो ख़ुद चाहते हैं कि वो आर्मी से बात करें, आर्मी को इन्वॉल्व करें। आर्मी नहीं चाहती सियासत में आना, इमरान खान बार बार उनको खींच रहे हैं सियासत में। इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी से और उनके लोगों से बात नहीं करना चाहते। जब तक वो ये सिलसिला नहीं करेंगे या नहीं करते, तो वो ख़ुद अपने आप को दूर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान का, जो भी पार्टीज़ हैं जो ऐवानों में हैं, वो उनका एक लाउड तो है ना, उनके लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, उनको वोट देते हैं तो वो ऐवानों में पहुँचे। तो इमरान खान साहब कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि ये चोर है और ये अच्छा नहीं है, ये सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है। तो ये सियासत नहीं है, बल्कि वो रियासत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वाले लोग उसको इस चीज़ की इजाज़त देंगे। कामरान डिसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए, थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक ऐसे पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसे अमेरिका के सदर ने अपनी मुशावरती टीम में रखा। वो कौन है, ब्रेक के बाद जानिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। 12 मई को एक पाकिस्तानी शख्सियत का नाम शह सुर्खियों की जीनत बना, जिन्हें अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक अहम ओहदे के लिए नामजद किया। ये पाकिस्तानी शख्स हैं शाहिद अहमद खान, जिन्हें सदर जो बाइडन की मुशावरती कमेटी का रुकन बराए आर्ट्स नामजद किया गया है। बॉस्टन की वो बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर का 2 दिहाइयों का तजर्बा रखते हैं और कई बरसों से अमरीका की अहम शख्सियात को मुशावरत फराहम करते हैं। शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। ये और टाइमिंग है आप लोगों की, लेकिन उसके लिए हम माजरत भी करते हैं और आपको हमारे लिए वक्त निकाला। माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। ये बताइए सर कि ये जो रोल है, अब जाहिर है ये जो रोल है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, पता चले कि क्या करेंगे, रोल क्या होगा इनका। अच्छा, मैं वो ऐसे है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने मुझे अपना एडवाइज़र बनाया है ऑन आर्ट्स और टाइटल है एम्बेसडर ऑफ आर्ट्स। तो मतलब ये है कि आई विल बी एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन आर्ट्स एंड मेरी डोमेन में कैनेडी सेंटर्स, म्यूजियम्स एंड इंटरनेशनल आर्ट, इट्स कॉल्ड आर्ट डिप्लोमेसी। तो आई विल बी मैं जो अपने तौर पर इसको स्ट्रक्चर करूँगा, बिसाइड्स जो हमारे 7-8 और लोग हैं इस ग्रुप में, they are very high profile people, you know, Hollywood say, and
movie producers and hedge fund managers, some top tier people in the US. So President Biden का ख्याल है कि I have the ability to bring the people together, and he feels कि art brings the people together, so I'll do a good job. तो अब आप समझ लें कि मेरी पैदाइश तो लाहौर की है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से उतना है, दैट इज़ माई प्लेस ऑफ बर्थ। तो बहुत इससे मोहब्बत और प्यार, और मेरी फैमिली भी सारी उधर ही रहती है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान का आर्ट और अमेरिकन आर्ट को इसमें हम कोई मिले जुले से काम करें, एंड वी कनेक्ट दीज टू कंट्रीज टुगेदर थ्रू आर्ट्स। बाकी अब ये मिडल ईस्टर्न लोग तो मुझसे कांटेक्ट आप में करना शुरू हो गए हैं, बिकॉज दिस वाइट हाउस की जो अनाउंसमेंट थी वो पब्लिश हुई है ऑफ कोर्स इन मिडल ईस्टर्न पेपर्स एंड इन मैनी वर्ल्ड न्यूज़। तो उसकी वजह से फिर एम्बेसीज आर कॉन्टेक्टिंग मी एंड दे वांटेड टू मीट विद मी। इवन इट जस्ट हैपेंड लाइक ऑन फ्राइडे। तो बीच में आप देख लें कि अभी तो 2-3 दिन ही हुए। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि दिस इज तो ये इसको आप जहाँ ले जाना चाहे। अच्छा, ऐसा पाकिस्तानी जब आप बिल्कुल, क्योंकि आर्ट्स का तो डोमेन ऐसा इतना बड़ा है, क्योंकि आर्ट्स और कल्चर जो है ये एक तो पॉजिटिव इमेज भी हर कौम का दे सकता है, और इसी की बुनियाद पर बहुत सारे पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त है ये कि लोग आर्टिस्ट और एक दूसरे के साथ करीब भी इसी डोमेन में आते हैं। तो अब इस पूरे सूरत हाल में जो इम्पोर्टेंस है आर्ट्स की, उसमें आपके क्या जहन में टारगेट्स हैं कि आप किस तरीके से आर्ट्स को और उसके ज़रिए यूँ कह लीजिए कि जो एक मुस्लिम कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है, उसको कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और किस तरह फ़ायदा पहुँच सकते हैं? देखिए अभी तो ये एक दिस इज लाइक आप समझते ही हैं कि वाइट हाउस की ये पोजीशन है, तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पोजीशन। इसमें जो ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है वो मंडे से शुरू होगा, जिसमें सारी इसकी लैंडस्केप मुझे बताई जाएगी कि कैसे होगा। कैनेडी सेंटर इसका पार्ट है, और बेसिकली जो कैनेडी सेंटर तो आपको पता द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अमेरिकन कल्चर किसको कैसे करना है, अमेरिकन कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, दूसरी इंटरनेशनल और कंट्रीज़ को और सोसाइटीज़ को कैसे एंगेज करना है। तो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी से, तो अब जब ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस शुरू होगा, विच इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू टेक ए लॉन्ग टाइम, प्रॉब्ली 2 वीक्स और सो, तो उसके बाद एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी। लेकिन बिकॉज आई एम द ओनली वन, मेरी जो बैकग्राउंड के हिसाब से, और बाकी तो सारे यहाँ के बोर्न एंड रेज्ड एंड द थॉरोब्रेड अमेरिकन्स, तो मेरी कॉम्पिटेंसी तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, आई एम ए पाकिस्तानी अमेरिकन और मैं मुस्लिम अमेरिकन। तो मेरा जो स्किल सेट है वो मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा अप्लाई कर सकता हूँ इन मुस्लिम वर्ल्ड, इन पाकिस्तान, ब्रिंग दीज टू कल्चर्स, और Muslim culture and Pakistani culture together with the American culture. We do some extraordinary events of arts at the Kennedy Center, जो कि World Forum है. We probably go do some unusual things, some awards, some अपनी movie की presentation and Oscar में whatever, right? I mean there is the whole world is open, and I have some of these ideas which I will bring to the table. And I'm sure they will be unique for them as well, क्योंकि पहले जैसे आप भी समझते हैं पहले कभी ऐसे हुआ तो नहीं है, तो अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आई थिंक इस डिप्लोमेसी की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। ये सॉफ्ट इमेज है, आर्ट इज़ ए वेरी 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 सॉफ्ट थिंग, पीपल लव इट। ये अब हम भी आप देखें ना, पाकिस्तान में सब अमेरिकन मूवीज़ देखते हैं, यहाँ पर भी जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो मूवीज़ हैं, देखें पाकिस्तानी मूवीज़ को ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं। तो एक ऐसे ही ये आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली सॉफ्ट इमेज के लिए और ब्रिंगिंग द कम्युनिटीज़ एंड कंट्रीज टुगेदर, आई थिंक इट्स अपेरेंटली इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी ए वेरी नोबल मिशन विच इज़ डेफिनेटली गोल सेट्स करेंगे तो वी कैन अचीव दोज गोल्स।
उसका इम्पैक्ट भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा। यस, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अच्छा, बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े काम भी कर रहे होते हैं, बट हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट एज अ पाकिस्तानी कि आप अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर और एडवाइजरी रोल्स में आएँ और वहाँ पर आपको वो वैल्यू और वो वर्थ मिले, और जिस तरीके से आपको माशाल्लाह इतना बड़ा ओहदा मिला है, और आपका भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है, मतलब वो जॉन कैरी और वो सारी 2004 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन, और वो एक आपका अच्छा खासा प्रोफाइल है पॉलिटिकल लोगों के साथ एंगेजमेंट का और इंटरैक्ट करने का। जी, वो अमेरिकन सिस्टम में ग्लास सीलिंग नहीं है, जो आप करना चाहो दयानतदारी से वो करते रहो तो यू गेट वेयर यू वांट टू बी। तो आप पहले तो ये देखें कि एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है वो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट होती है। तो वो आप जैसे में तो उतनी ही वो मुश्किल है, ज़ाहिर है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू स्टिक हिज नेक टुगेदर आउट फॉर समबडी, राइट। तो अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ तो प्रेसिडेंट जिम्मेदार है उसका, जिसने मुझे वो पोजीशन दी है। तो उसकी स्टेक्स आप समझते हैं बहुत हाई है। तो 14 मंथ्स की वेटिंग हुई है मेरी, और उस वेटिंग के बाद क्योंकि प्रेसिडेंट से मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, प्रेसिडेंट चाहते थे मुझे, पहले तो वो मुझे एम्बेसडर बनाना चाह रहे थे, अमेरिकन एम्बेसडर इन सम कंट्री, लेकिन वो फिर सेनेट इज सो पोलराइज कि उसमें फॉरएवर, हाँ, वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा गेट योर फुट ऑन द डोर एंड बिकम द एम्बेसडर फॉर आर्ट्स। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे अपॉइंट कर दिया फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो उसके बाद लेकिन बहरहाल इस प्रोसेस में 14 महीने लगे, जिसमें वेटिंग FBI एंड व्हाटएवर दी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, सेनेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, फिर वाइट हाउस की होती हैं, फिर वेटिंग अटर्नीज होते हैं, फिर आपको 101 सफ़े का SF-86 फॉर्म भर के देना होता है, जिसमें सब कुछ बताना पड़ता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते रहे हो, ज़िंदगी में क्या किया है, छोटी से छोटी चीज़ वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, आपके फाइनेंशियल्स, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर सिस्टर। तो इट्स ए वेरी वेरी प्रोसेस पूरा एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो उसमें ज़रा मुश्किल होता है ना, फिर आप देखें। तो सर फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल बस ये, चूँकि आपने वो कहा जो बाइडन साहब से आपके ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो ऐसे ऑन अ लाइटर नोट सलाम दे दीजिएगा, मेरा उनको कहीं का ताबेदार है सर, बैठे हुए सर, इधर कोई मसला हो तो बताइएगा। कोई काम शाम फंसा हुआ हो तो इधर कराएंगे। कोई काम फंसा हुआ हो सकता है। हाँ, फंसे होते हैं काम। पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनी से काम फंसे होते हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल, हम इधर उनके नुमाइंदे। बिल्कुल। तो फाइनली मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान की जो फिल्म फ्रेटर्निटी है, जो ड्रामा कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कम्युनिटी है, थिएटर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए क्या आर्ट्स की फील्ड से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके लिए क्या ऐसी चीज़ है कि जो कि आप मशवरा देंगे कि दीज आर द लाइन्स की जिनके ऊपर काम करना चाहिए उनको, ताकि इंटरनेशनली वो मज़ीद आगे बढ़ सके? Bring some creativity to the Pakistani art, which is more presentable in the American communities. And hopefully we can bring these two countries together through arts. इंशाल्लाह सर, हम भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे, हमारे भी आर्ट्स के मामलात हैं, बड़े आर्टिस्टिक लोग हैं, रहे हमारे साथ। देखिए ये आर्ट कनेक्टेड रहना भी एक आर्ट है। बिल्कुल, एंड वील कीप कवरिंग जो भी इनिशिएटिव्स आप लेंगे पाकिस्तान और अमेरिका को करीब लाने के लिए और आर्ट के थ्रू हमें जोड़ने के लिए दोनों ममालिक को, तो उसको हम भी कवर करते रहेंगे। अपने प्रोग्राम में भी नज़र भी रखेंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं ऐसे जो कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा दे रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि अमरीकियों में पाकिस्तान का जो एक आर्टिस्ट का और वो सारा है उनका नाम लेकर जा रहे हैं, ताकि उनको भी मालूम हो कि पाकिस्तान में भी आर्ट को फ़रोग मिलता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद अहमद खान साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन के एम्बेसडर टू आर्ट्स। बिल्कुल, वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद फरमाइए। मैं फरमा ये रही थी कि पाकिस्तान का जो फर्नीचर है उसको पाकिस्तान में तो मकबूलियत हासिल है ही,
जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान से जब बाहर मूव कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान की टेबल्स, वो स्टफ जो कैरी कर सकें, या बाज़ औक़ात पूरा घर का सामान भी कंटेनर बुक करा के अपने घर का सामान ले जाते हैं। वहाँ पर उनके घरों में लोग आते हैं, जाहिर है कम्युनिटी के भी आते हैं और बाहर की कम्युनिटी के भी आते हैं। फिर वो देखते हैं, फर्नीचर की तारीफ करते हैं, जो कार्विंग वाला फर्नीचर है, चिन्योट का फर्नीचर है, इसके अलावा और बड़ी इक़साम है पाकिस्तान के फर्नीचर की। ये सारा फर्नीचर अब मकबूलियत हासिल कर रहा है और इसकी डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका में, यूरोपियन मार्केट्स में पाकिस्तानी फर्नीचर की मांग बढ़ रही है। बिल्कुल, और इस मांग को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के जो फर्नीचर के एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और हमारा फर्नीचर में ऐसी क्या खास बात है कि भाई दुनिया इसकी तरफ राग़िब है। हमने सोचा इस पर बात की जाए, और हमारे साथ मौजूद हैं जी राना वहीद साहब, नाजिश फैसल साहब, डॉक्टर नाजिश फैसल साहब फर्नीचर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से, और इन लोगों से हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तानी फर्नीचर की क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राना साहब और नाज़िर साहब, आप दोनों का शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले नाज़िर साहब आपकी तरफ आते हैं, लेडीज़ फर्स्ट वाला रूल इम्प्लीमेंट करके आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो अगर हम बात करें पाकिस्तान के फर्नीचर की, तो पाकिस्तान का फर्नीचर जो पाकिस्तान में बनता है, एक तो मशहूर है चिन्योट का फर्नीचर, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के पास फर्नीचर में ऐसी क्या क्या वैरायटी है जो शायद पाकिस्तानी लोग भी नहीं जानते। जी, पाकिस्तान का जो फ़र्नीचर है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान के फ़र्नीचर की है कि इसमें जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ की जाती है। और यहाँ पर दो तरह के सेक्टर्स हैं। कुछ जो ट्रेडिशनल हमारा फ़र्नीचर है वो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि वो चिन्योट साइड पे और पेशावर साइड, इन जगहों पर वो बनता है। और जो मॉडर्न फ़र्नीचर है, पाकिस्तान मॉडर्न फ़र्नीचर में भी बहुत आगे है, तो वो ज़्यादातर कराची और साउथ रीजन में बनता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें कुछ खास वैरायटी भी होती है। हमारे पास लकड़ी किस किस्म की है जो इस्तेमाल होती है? आजकल तो बड़ी वैरायटी आ गई है। पहले तो दियार और शीशम का एक था जो मकबूलियत थी, फिर वो दियार बड़ा भारी होता है, लोग ज़रा लाइटर की तरफ चले गए, लेकिन हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। तो राना साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी ये सवाल लेके कि पाकिस्तान की मज़ीद वैरायटी अगर आप हमारे लिए एक्सप्लेन कर लें, लकड़ी के हवाले से भी और डिज़ाइंस के हवाले से भी। एक तो कार्विंग है, वो कार्विंग के लिए तो हम मशहूर हैं दुनिया में, वो हैंड कार्विंग जो हमारी होती है फर्नीचर के ऊपर। इसके अलावा लकड़ी और फर्नीचर में क्या क्या वैरायटी है हमारे पास? जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 92 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं क्योंकि इस वक्त सिटिंग चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्ट एसोसिएशन का, मैं आपके नाज़रीन को थोड़ा सा बताता चलूँ कि फ़र्नीचर सेक्टर वाहिद पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री है, गुज़िश्ता 6 मंथ की अदाद शुमारात की जो रिपोर्ट आई है, वाहिद फ़र्नीचर सेक्टर है जिसमें 99% ग्रोथ किया इन हालात में। अच्छा, हमारी जो एक्सपोर्ट हुआ करती थी 2019 की मैं आपको बताता हूँ। 2019 में हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट थी $1.4 मिलियन थी, और उस दौरान हमारी जो इंपोर्ट थी पाकिस्तान में मॉडर्न फर्नीचर की टर्की या दीगर ममालिक से, वो $12 मिलियन की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों के अंदर फर्नीचर सेक्टर ने अमेजिंग अपना परफॉर्मेंस दिखाई है। इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 4.6 मिलियन है, और हमारी जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन होकर 7 मिलियन पे आ गई। ऑलमोस्ट 8-9 मिलियन $US की डेफिसिट को फर्नीचर सेक्टर ने इस वक्त कवर किया। अच्छा, ये इतना पोटेंशियल सेक्टर है जिसमें हम समझते हैं कि अगर थोड़ी हुकूमत तवज्जो दे तो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन ये जाता है कि हमारे यहाँ चिन्योट का जो इनग्रेविंग फर्नीचर जो हमारी शनाख्त है खाली वही पाकिस्तान में बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पायनियर हैं पूरी दुनिया के अंदर हैंडमेड फर्नीचर के अंदर। उसके साथ साथ पाकिस्तान फर्नीचर इंडस्ट्री ने बड़ी तेज़ी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया, जिसमें आपका किचन फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, इटालियन फर्नीचर, टर्किश स्टाइल फर्नीचर अब पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। और ये एक्सपोर्ट बढ़ने की जो बुनियादी वजह है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्नीचर एक्सपोर्ट अब पाकिस्तान से होने लग गया है। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं कराची के नाज़रीन को बात बताता चलूँ। आज ही के दिन इंशाअल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में मॉडर्न एक्सपो का इफ्तिताह हो रहा है, जिस पे पाकिस्तान के तकरीबन 70 से ज़्यादा ब्रांड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स, और एक्सपोर्ट क्वालिटी फर्नीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और उसके साथ साथ उसमें हम 70% डिस्काउंट। हमारा जो फर्नीचर है इंशाअल्लाह कहाँ किस दुनिया में कहाँ एक्सपोर्ट होता है सर, ये मुझे बताइएगा सर, कहाँ पर एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा, हमें बताएंगे प्लीज़? जी, मोस्टली पाकिस्तान का फर्नीचर जी यूरोप, कनाडा, ऑलमोस्ट 60 कंट्री के अंदर हमारा फर्नीचर इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें सर फहरिस्त जो है UK, कनाडा, US,
और हमारी जितनी मिडिल ईस्ट ब्रदर कंट्री हैं इधर हमारा फर्नीचर इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी लास्ट हमारी ये फरवरी के अंदर एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई, टिडैप ने की थी लाहौर के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट 300 कंट्रीज़ के लोग वहाँ एग्जिबिट वहाँ पर किया सब लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्नीचर सेक्टर बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। और फर्नीचर सेक्टर की जो वैरायटी जो है वो हम ट्रेडिशनल फर्नीचर तो बना ही रहे, उसके साथ साथ हम मॉडर्न फर्नीचर में बहुत आगे जा चुके हैं। नाजिश साहिबा से ये हम जानना चाहेंगे कि कितना पाकिस्तान का लेबर जो है उसकी जिंदगी जो मुल्की हालात हैं, हर तरफ एक मायूसी का जी बेसिकली फर्नीचर सेक्टर जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है और ये अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मुहैया कर रही है इस वक्त फर्नीचर सेक्टर, और स्किल्ड लेबर भी डेवलप कर रही है। बहुत सारी हमारी ऐसी एसोसिएशंस के ऑफिस हैं जहाँ पर हम बाकायदा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, CNC टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, उसकी हम बाकायदा ट्रेनिंग हम दे रहे हैं लोगों को। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उससे बड़ा मुस्तफ़ीद भी हो रहा है। तो नाज़िर साहिबा ये बताइएगा कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारे जो लिविंग एक्सपो है उसमें जो जी मैं इसको बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे जो फर्नीचर इंडस्ट्री की प्रमोशन है, जैसे कि मंथली आदादी, जो हमारे लोग हैं बहुत सारे ऐसे जो कि काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बहुत सारा ऐसा लेबर है जो कि काम कर रहा है। अब उन लेबर की जो वेलफेयर है या यूँ कहिए कि उनकी जो उजरत जिसको हम कहते हैं वो मुआवजा, वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी इंटरनेशनली उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो क्या वाकई हमारे यहाँ पर ऐसा है? जी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी लेबर अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ में देखें तो उससे ओवरऑल कम ही है। लेकिन मैं फ़र्नीचर के बारे में बात करूँगी कि अभी पाकिस्तान में अगर हम इसका फ़र्नीचर सेक्टर का ग्रोथ रेट देखें, जो आदादे शुमारात जो है एक इदारा, उन्होंने अभी 8 मंथ्स बैक ग्रोथ इन लास्ट जो फर्नीचर सेक्टर में देखी है, इट्स अराउंड 99% इन पाकिस्तान एंड दैट्स अमेजिंग। क्योंकि देखें पाकिस्तान में शायद इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्नीचर ऐसा सेक्टर है जो पिछले 8 मंथ्स में ग्रो किया है। उसकी वजह ये कि हमें बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ता, लेबर भी यहाँ की है, प्रोडक्ट भी यहाँ की है और स्किल्स भी यहाँ के हैं। और उसमें जो सबसे अहम रोल जो अदा किया है वो फर्नीचर इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्नीचर एग्जीबिशंस ने अदा किया है। जैसे कि आई एम द CEO ऑफ फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो RF इवेंट्स, और ये इवेंट जो है वो स्पॉन्सर किया है मास्टर मल्टी फोम ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पूरे शहरों से ये हमारा आपके हेलो कराची में आज की नुमाइश शुरू हो रही है हमारी। नाज़िर साहिबा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नाज़िर साहिबा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी अच्छा, बेसिकली जो हम बात कर रहे थे वो ये कि हमारा जो सेक्टर है वो कौन कौन से ममालिक में मज़ीद ग्रो कर सकता है जहाँ पर अभी पोटेंशियल है? जी इसका मैं बता जी अच्छा, इसका जवाब मैं दे देता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक एक्सपोर्ट एसोसिएशन से है। देखिए इस वक्त हमारी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई है जहाँ पर हम FTA साइन करने जा रहे हैं 8 ममालिक से, जिसमें टर्की है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ईरान है और जितनी हमारी जो ब्रदर कंट्री, उसके साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी टिडैप के साथ जो हमारी एग्जीबिशन हुई है उसमें मैंने आपको अर्ज़ की 170 के करीब जो कंट्रीज़ थी वो छोटी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी। तो हमारी मेन इस वक्त टारगेट मार्केट वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इस वक्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राना वहीद साहब और डॉक्टर नाज़िश फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ब्लड ग्रुप्स के हवाले से बात करते हैं। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और हर ब्लड ग्रुप के बारे में हमें क्या क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर उस्मान वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर इंतकाल खून है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हम जैसे जानते हैं कि जी ए, बी, ओ ब्लड ग्रुप वगैरह होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानना ज़रूरी है? जी बेसिकली जो हमारे ये ब्लड टाइप्स हैं या जिनको हम ब्लड ग्रुप्स कहते हैं, अब तक वैसे जो बताऊँ हमारी नाजरीन के लिए कि तकरीबन 43 ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, 43 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। लेकिन जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ए बी, अभी आपने और पॉजिटिव नेगेटिव बताया, तो हम 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम से मेजर बात करते हैं। तो ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा, बेसिकली ये हम जेनेटिक इनहेरिटेंस के तहत बच्चों में आता है, यानी ये मौरूसी खसूसियात हैं, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, ये ऐसा नहीं है जो बाद में तब्दील हो जाए। तो ये जो ब्लड ग्रुप है बेसिकली ये जीन्स पेरेंट्स से जो बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं उस पर डिपेंड करता है। सो ए जीन, बी जीन, ओ जीन क्लासीफाई करेगा कि हाँ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर ए और बी इकट्ठी आ जाएंगे डोमिनेंट जीन्स तो फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, वो भी एग्जिस्ट करता है। 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स ए बी ओ सिस्टम के, ए बी ओ एंड ए बी। और इस पर बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, जैसे अभी कोरोना के दिनों में बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई, हमने भी एक स्टडी परफॉर्म की कि हमने ये देखा कि जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट थे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को। तो ये जो बेसिकली ब्लड ग्रुप है हमारा, इसका मतलब ये है कि उन साहब के सुरख खुलिए जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनके ऊपर एंटीजेंस मौजूद हैं, यानी कि प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कहते हैं इसके ब्लड ग्रुप ए है, यानी ए एंटीजन, बी यानी बी वाली एंटीजन या प्रोटीन मौजूद है। तो ओ जो थी उसने रेजिस्ट किया काफ़ी ज़्यादा कोरोना के इन्फेक्शन को एज़ कम्पेयर टू ए और बी। इसी तरह बहुत सी स्टडीज़ मौजूद हैं कि खसूसी ट्रेट्स पाई जाती हैं कुछ ब्लड ग्रुप्स के हवाले से, लेकिन वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस ब्लड ग्रुप का बी वाले को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, पर वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है? असल में इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये मालूम हो कि कौन से ब्लड ग्रुप की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है हमारे हॉस्पिटल्स में और कौन से ज़्यादा हमें डोनर्स की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ और बी के ब्लड ग्रुप के लोग मौजूद हैं, एंड रेसिप्रोकली इसी ब्लड ग्रुप के लोग पेशेंट्स के तौर पे भी हमारे पास आते हैं। तो बाज़ औक़ात लोगों से जब हम जाते थे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में और बच्चों को कहते हैं कि आप ब्लड डोनेट किया करें रज़ाकाराना तौर पे, तो बच्चे हमें यूजुअली ये कहते हैं कि नहीं हमारा ब्लड ग्रुप तो बहुत कॉमन है, हम बी ब्लड ग्रुप के, हम नहीं डोनेट करेंगे। तो उनको ये बताना जिस तरह ब्लड ग्रुप बी डोनर्स में कॉमन है, सेम अप्लाइज टू पेशेंट्स, पेशेंट्स में भी वही ब्लड ग्रुप कॉमन होगा, तो यू हैव टू डोनेट फॉर दैट। तो मोर देन 30% हमारे मुल्क के 32% ओ ग्रुप के हैं, 36% बी ब्लड ग्रुप के लोग हामिल हैं जी। सही। तो अब ये किस तरह से डिटर्मिन होता है कि किसी रीजन में, किसी मुल्क में, किसी खित्ते में इस ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं? जैसे हमारे यहाँ पे ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है, उन लोगों के अंदर ए ब्लड ग्रुप ज़्यादा कॉमन है तो उनके यहाँ वो प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे बी और ओ ब्लड ग्रुप ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह जो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो हम डी एंटीजन की एक्चुअली बात कर रहे होते हैं, डी नंबर जो प्रोटीन है हमारी। तो हमारे यहाँ तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग डी पॉजिटिव हैं, बट अगर यूके या यूरोपियन पॉपुलेशन में देखा जाए तो नियरली 80% 82% तक पॉजिटिव है। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है उस पॉपुलेशन के ऊपर और रेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ है, ये ओ जो है वो ज़्यादा वो होता है। हाँ, ओ वैसे रेयर होता है। ओ क्यों इतना रेयर होता है वैसे? जी, इसकी वजह ये कि ये प्रोटीन कम पाई जाती है। ये अगेन ये पेरेंट्स से जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उस वक्त डिसाइड होता है कि बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये जो नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि इसके डोनर्स कम है, ऑटोमेटिकली इसके पेशेंट्स भी कम आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक जैसे स्टडी पढ़ रहा था कि जो हार्ट डिजीज़ हैं वो ओ ब्लड ग्रुप वालों को कम होती हैं, तो ऐसा भी कोई मेजर है कि जिससे ये पता चल सके कि कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको कुछ खास बीमारियां जो है वो कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं? जी, आपको अगेन आई जस्ट रिपीट कि स्टडीज़ हुई कि हार्ट डिजीज़ के ऊपर हुई हैं, किडनी पेशेंट्स के ऊपर हुई हैं, कि जिस तरह कोरोना की मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दी कि उस एपिडेमिक के दरमियान भी ये स्टडीज़ की गई थी, बट अगेन ये स्टडीज़ को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है। अच्छा। इनको वैलिडेट नहीं किया गया है कि क्या इन बंदों के अंदर वाकई बीमारी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि स्टडी बाइसनेस बहुत ज़्यादा थी इन तमाम स्टडीज़ में। कार्डियक वाली येस वी हैव गॉन थ्रू इट, इसके अलावा कि डायलिसिस पे ज़्यादा मरीज़ हैं जी, वो ए ब्लड ग्रुप के ज़्यादा हैं, एक स्टडी ये भी हुई, बट इट डिपेंड कि उनका सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन क्या थी उस वक्त। सो इट डजंट डिपेंड ऑन ब्लड ग्रुप्स जो किसी बीमारी को एक्वायर करना है। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्लड ग्रुप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है? जी, आपका ब्लड ग्रुप हमने जब मिनिस्ट्री में आई यूज़ टू वर्क विद द हेल्थ मिनिस्ट्री, हम चाह रहे थे कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए कि ओ है या ए है और साथ पॉजिटिव या नेगेटिव, कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी तो आप अगर आपको के पास कोई रिलेटिव भी क्लोज रिलेटिव मौजूद नहीं है और बात को इतना टाइम भी नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप का चेक किया जा सके, तो उस वक्त आपका ब्लड ग्रुप मालूम हो उन एमरजेंसी में जो लोग आपको डील कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, आपको ट्रांसफ्यूजन इजीली मुहैया की जा सके। बेसिक बात ये हुई कि आपको अपना ब्लड ग्रुप ही पहले मालूम होना चाहिए, ये लोगों को नहीं मालूम होता। तो हमारे यहाँ पे कितने % लोग होंगे कि जिनको अपने ब्लड ग्रुप का पता होता है?
तकरीबन 80% लोगों को जी। लेकिन बच्चों को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बहुत कम मालूम होता है, तो यूजुअली जब हम कैंप्स करते हैं तो हम पहले ब्लड ग्रुपिंग का कैंप्स करते हैं और साथ ही फिर डोनेशन का कैंप होता है कि अगर बच्चे रज़ाकाराना तौर पे खून अतिया करना चाहें तो। जैसे मैं जहाँ आजकल पढ़ा रहा हूँ इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वहाँ पे भी हमारी वॉलंटरी ब्लड डोनर सोसाइटी मौजूद है। तो रेगुलर बेसिस पे बच्चों के जो भी नया बैच आता है उनके ब्लड ग्रुप्स किए जाते हैं और उसके बाद फिर रज़ाकाराना अतिया खून का कैंप लगाया जाता है कि अगर दे वांट टू डोनेट टू दे कैन डोनेट ब्लड। सही है। अच्छा, और अगर किसी को गलत ब्लड लग जाए या कोई ऐसा हो जो उसके ब्लड ग्रुप से मैच ना कर रहा हो, गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाए, तो फिर क्या होता है? अगर गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाए, यानी एक बंदे का ग्रुप ए था और उसको बी की ट्रांसफ्यूजन करती जाए, तो इसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब है उसका खून कंपैटिबल नहीं था जो उसको ट्रांसफ्यूजन की गई, तो 10 to 15 मिनट्स में उसकी डेथ वाक़या हो सकती है जिस पेशेंट को वो ट्रांसफ्यूजन की गई है। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। कुछ टेस्टिंग इन्वॉल्व है, हम उस टेस्टिंग को क्रॉस मैच कहते हैं या कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं कि दोनों के ब्लड में पेशेंट और डोनर के ब्लड में कंपैटिबिलिटी चेक की जाए और उसके बाद ट्रांसफ्यूजन की जाए। तो ये टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं तो उसके अंदर तो चलो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, ये तो लॉजिकल बात है, लेकिन क्या सेम ब्लड ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है कभी का कंपैटिबिलिटी ना हो? वो लोग जिनको बार बार खून लग रहा होता है, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इसके अलावा वो प्रेग्नेंट वुमेन जिन्हें बार बार ब्लड लगाया ड्यूरिंग देयर डिलीवरी, उनमें कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो उनको सेम ब्लड ग्रुप भी अगर ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। उनके लिए फिर हम मजीद टेस्टिंग करते हैं, एडवांस्ड स्क्रीनिंग उसे कहते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, ताकि पता चल सके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है और फिर वो वाला ब्लड उनको स्पेशली लगाया जाता है। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि आप यहाँ बैठे हैं तो आपके होने का मैं फ़ायदा उठाऊंगी। हम एक न्यूज़ चैनल पे हैं और ज़ाहिर खबरें चलती रहती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं, एक ज़माने में पाकिस्तान में बड़ी डिस्कशन हुई, लेकिन एक्चुअली पता किसी को नहीं था कि प्लेटलेट्स होती क्या है। तो ज़रा ये हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारा जो खून है, जिसे हम होल ब्लड कहते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसको हम एक्चुअली ब्लड बैंक के अंदर भी और जो हमारी ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है वहाँ खून के एक बैग से जो आप लोग डोनेट करते हैं, हमारे ऑडियंस भी अगर देखें तो उस एक बैग से अक्सर वक्त हमें कहा जाता है हमने पूरा खून अतिया किया था, एक पूरा बैग, हमें थोड़ा सा मिला। तो एक्चुअली उसके 3 हिस्से हम बनाते हैं। एक हिस्से में हम रेड सेल रहने देते हैं सुरख के लिए, एक में हम प्लेटलेट्स ले आते हैं। प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन ये है कि आपकी ब्लीडिंग को रोकते हैं, कोएगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। जैसे आपको यहीं प्रिक हो गया तो फ़ौरन प्लेटलेट्स भागते हैं उस जगह पे जहाँ पे प्रिक हुआ है या इंजरी हुई है और इंजरी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए देखें डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हर जगह से। तो प्लेटलेट्स एक हिस्सा है खून का, सेल्स हैं जिनको हम अलहदा करते हैं और ये ट्रांसफ्यूजन के लिए अवेलेबल होते हैं। और जो हमारा तीसरा हिस्सा है रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हम वो भी पेशेंट्स को अवेलेबल होता है ब्लड बैंक्स में। अच्छा, तो प्लेटलेट्स मतलब कितने कम हो जाए तो उससे इंसान की जान को खतरा हो जाता है? जी, प्लेटलेट्स की एक्चुअली जो नॉर्मल वैल्यू है वो तो 4 लाख तक है तकरीबन पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन तकरीबन जब हम इसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो 10,000 और कुछ बुक्स में लिखा है 20,000 लिखा है, अगर यहाँ पर हो जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एंड यू हैव टू ट्रांसफ्यूज इमीडिएटली। अच्छा, ठीक है। और अगर किसी शख्स में प्लेटलेट्स की कमी है तो उसकी हालत कैसी होगी? वो चल फिर लेगा, वो हर काम आराम से अपना कर रहा होगा? जी, अगर प्लेटलेट्स उसके कम हैं तो वैसे वो ठीक नॉर्मल कर रहा होगा, वीकनेस हो सकती है, लेकिन अदरवाइज उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, गम से ब्लीडिंग हो सकती है, डिफरेंट हिस्सों से ब्लीडिंग। तो उसकी ब्लीडिंग अगर हो जाएगी, कहीं कट लगेगा या ब्रूज होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, बिकॉज़ प्लेटलेट्स आर डेफिशिएंट इन द बॉडी। और अगर मतलब किसी शख्स के प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए, जो आपने बताया थ्रेशोल्ड लेवल 10,000 है, उससे कम हो जाए, 5-6 हज़ार पे आ जाए, तो वो अपने काम फिर सही तरीके से नहीं, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? He has to be transfused with platelets। उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसे एफरेसिस कहते हैं। उसमें हम डोनर से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं, बाकी ब्लड रहने देते हैं। स्पेशल टेक्निक है, इस्लामाबाद के लिमिट 5 या 6 ब्लड बैंक्स के अंदर ये टेक्निक अवेलेबल है। सो उस एफरेसिस वाली टेक्निक से फिर हम ज़्यादा से प्लेटलेट्स इकट्ठे करते हैं डोनर से और फिर इनमें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और फिर उसके प्लेटलेट्स 50,000 60,000 तक पहुँचते हैं तो ही लिव्स अ नॉर्मल लाइफ। बट ट्रैवलिंग फिर भी एडवाइजेबल नहीं होती। अच्छा, ट्रैवलिंग लेकिन एडवाइजेबल नहीं होती, ठीक है। और वो कौन सी बीमारी है जिसमें कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? कोई है जी, सबसे बड़ी बीमारी हमारी डेंगू फीवर की है, जो आजकल बहुत कॉमन भी है हमारे गर्मियों के सीज़न में, जिसमें प्लेटलेट्स इमीडिएटली ड्रॉप करते हैं। सो एट टाइम 10,000 5,000 15,000 पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं और फिर नाक से और मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है उन लोगों को और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनका बचना। और एट टाइम्स हमारे लिए एक और मुश्किल ये पेश आती है एज ब्लड बैंक प्रैक्टिशनर्स के, उनके लिए प्लेटलेट्स का अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों को ये बीमारी हुई है उनको मालूम है कि हमें कितनी मुश्किल होती है फिर उनके लिए प्लेटलेट्स अरेंज करने के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी डॉक्टर उस्मान वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, बिल्कुल नंबर 1, क्योंकि जैसे आपने बताया मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दूसरी चीज़, ब्लड डोनेशन बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है और वो आपके खून को भी, वो जिसको कहते हैं तरोताज़ा रखता है, क्योंकि आपके अंदर खून के जो खुलिए हैं वो डाई डाउन कर जाते हैं कुछ एक ख़ास मुद्दत के बाद, तो वो दोबारा बन जाते हैं। अगर आप सेहतयाब हैं और अगर आप सेहत है आपके पास तो आप फिर ये काम
आराम से कर सकते हैं कि आप खून अतिया ज़रूर करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।